पिछली क्लास में प्रधानमंत्री संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करने के बाद इस क्लास में हम बात करने वाले हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अगर संवैधानिक प्रावधानों के विषय में बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए किसका गठन किया जाएगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 74(1) में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना के विषय में अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसके अंतर्गत 3 प्रकार के मंत्रियों की श्रेणियां आती हैं। पहली है कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उपमंत्री। मैंने यहाँ पर एक चौथा इसका पार्ट भी लिखा है संसदीय सचिव। हालांकि संसदीय सचिव जो होते हैं वो सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद के अंतर्गत नहीं रखे जाते हैं, लेकिन इनका दर्जा भी लगभग मंत्रियों के समान होता है और कार्य भी मंत्रियों जैसे ही होते हैं, तो इन्हें भी मंत्री कहा जा सकता है, लेकिन इनको मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद के एक निश्चित आकार के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान यह कहता है मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इस अतिक्रमण से बचने के लिए संसदीय सचिवों को मंत्रिपरिषद में नहीं रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से बनती है। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री और तीसरे उपमंत्री। राज्य मंत्रियों के विषय में भी बात करें तो इन्हें भी 2 कैटेगरी में अलग अलग बांटा जाता है। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरे मंत्री वे होते हैं जो कैबिनेट मंत्रियों के सहयोग के लिए रखे जाते हैं या उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी। अब बात करते हैं 1 बाय 1 सभी प्रकार के मंत्रियों के विषय में। तो कैबिनेट मंत्रियों के बारे में बात करें तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं और शासन के जितने भी सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों को ही दिए जाते हैं। यानी मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। और सरकार के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं, जो सबसे बड़े मंत्रालय होते हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सभी कैबिनेट मंत्रियों को ही दिए जाते हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इनका प्रमुख कार्य का होता है शासन संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो भी कैबिनेट मंत्रियों की सहायता से ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो शासन संबंधी निर्णय लेते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता से ही लेते हैं। इसके अलावा कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे राजनीतिक समितियां, रक्षा मामलों से संबंधित समितियां, निवेश से संबंधित समितियां, और इनके प्रमुख भी कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। अगर मंत्रिमंडल की बैठकों के बारे में बात करें तो कैबिनेट मंत्री ही ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल की बैठकों में हिस्सा लेते हैं। वहीं राज्य मंत्रियों के बारे में बात करें तो सामान्य रूप से ये कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कैबिनेट को इनकी आवश्यकता महसूस होती है तो उनके बुलावे पर ये कैबिनेट की मीटिंगों में भाग ले सकते हैं। राज्य मंत्रियों के प्रकारों के बारे में बात करें तो राज्य मंत्रियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और दूसरे राज्य मंत्री वे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हें स्वतंत्र रूप से किसी विभाग को या मंत्रालय को सौंप दिया जाता है। वहीं उपमंत्रियों का कार्य क्या है, उपमंत्री जो होते हैं वो शासन के प्रशासनिक कार्य जो होते हैं, प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये भी मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि मंत्रिपरिषद में बोल रहा हूँ, कभी मंत्रिमंडल बोल रहा हूँ, तो दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिमंडल दरअसल वो होता है जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल हो सकते हैं। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक अंग होता है। मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का। इसके बाद में बात करते हैं संसदीय सचिवों के बारे में। संसदीय सचिव जो होते हैं ये विभिन्न मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनका दर्जा भी लगभग मंत्रियों के समान ही होता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान द्वारा जो निर्धारित मंत्रिपरिषद का आकार है उस आकार का अतिक्रमण होने से बचाने के लिए इन्हें मंत्रिपरिषद के समूह में नहीं रखा जाता है। अगर मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात करें तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या होती है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। अधिक
नहीं हो सकती। यानी मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होती। ये भारतीय संविधान के प्रावधान, भारतीय संविधान में इस चीज का प्रावधान किया गया है। अब बात कर लेते हैं मंत्रिपरिषद संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा जितने भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी उसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। ये प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 क्या कहता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसमें दी गई है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में भी यही प्रावधान दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में, तो जो मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण अनुच्छेद 75 करता है। अनुच्छेद 75 में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। और ये प्रावधान भारतीय संविधान में 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही जो मंत्रियों की नियुक्ति की गई है उन मंत्रियों को भी जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 75 ही क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त मंत्री को 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदस्य की जो है सदस्यता लेना अनिवार्य है। ये प्रावधान भी संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दिया गया है। जैसे कि कोई मंत्री है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे मंत्री पद दे दिया गया है, कोई ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन उसे मंत्री पद दे दिया गया है, तो उसके लिए यह बाध्यता है कि मंत्री पद ग्रहण करने के 6 माह के अंतर्गत उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर 6 माह के अंतर्गत वो संसद के किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाता है तो उस स्थिति में उसको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 88 की तरफ। अनुच्छेद 88 कहता है कि मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने एवं कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। यानी संविधान का अनुच्छेद 88 मंत्रियों को संसद के किसी भी सदन में बोलने एवं उसकी समस्त कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है। अगर बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व, यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कि मंत्रिपरिषद जो होती है यानी मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? मंत्रियों का समूह मतलब क्या हो गया? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है वो किसके प्रति होता है? वो लोकसभा के प्रति होता है। यानी सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद अगर कोई कार्य करती है तो उसकी जवाबदेही उसे किसे देनी पड़ती है? लोकसभा को। वहीं अगर कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है तो उसके कार्यों की जवाबदेही उसे राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है, वहीं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व तो मंत्रियों का राष्ट्रपति के प्रति होता है। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल की शक्तियों के बारे में। मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या होती हैं? राष्ट्र की जितनी भी नीतियां होती हैं उनका निर्धारण भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। कार्यपालिका के द्वारा कोई गलत कार्य न किया जाए, कोई गलत विधि न बनाई जाए, कोई गलत कानून न बनाया जाए, इसके लिए इसका कंट्रोल यानी मंत्रिमंडल का कंट्रोल भी जो है कार्यपालिका पर रहता है। वहीं मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है? सदस्यों का मनोनयन करता है। आप जानते हैं संसद के दोनों सदन जो होते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा, तो लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो वो राष्ट्रपति जब उन सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही उन्हें मनोनीत करता है। ठीक है, तो एक पावर ये हो गई मंत्रिमंडल की। अगला है कि मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 में दी गई है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही जारी करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल क्या करता है? देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण करता है। देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण जैसे बजट का निर्माण करना या फिर करों का आरोपण करना। ठीक है, कोई भी नए कर लगाना, पुराने कर खत्म करना, देश का जो है बजट तैयार करना, बजट का निर्माण करना, ये जो कार्य होता है किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। तो ये हो गया आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, मैंने इन सभी को इस वीडियो में कलेक्ट करने का प्रयास किया है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो